नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे द क्रेडिबल न्यूज की 7 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। कल एक ऐसी घटना हुई है, एक ऐसा बयान आया है जो अरब पॉलिटिक्स में पूरा का पूरा भूचाल ला सकता है। कतर के जो प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री हैं वो मीडिया से बात कर रहे थे और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इजराइल को एनिमी स्टेट कहा, दुश्मन देश कहा। यह पहली बार हुआ है कि अरब मुल्कों में कतर जैसा मुल्क जो अमेरिका के इतना करीब है, उसने सीधे सीधे इजराइल को दुश्मन मुल्क कहा है। और इसके साथ साथ जोड़ लीजिए कि एमबीएस ने, जो सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल एक्शन होना चाहिए। और यहां तक कि यूएई, जो आमतौर पर इस तरह की पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा वोकल नहीं होता है, उसके राष्ट्रपति जाते हैं कतर से मिलने के लिए और सीधे सीधे मजम्मत करते हैं कतर पर हुए हमले की और इजराइल की। इस मामले में थोड़ा आश्चर्य मुझे भारत को लेकर है। भारत ने अपने बयान जारी किए, कतर के ऊपर हमले की बात जरूर की, लेकिन इजराइल का नाम लेने से चूक गए हमारे प्रधानमंत्री। अब किस दर्जा इजराइल से रिश्ता निभाएंगे कि कतर जैसे मुल्क पर हुए हमले का मजम्मत करने के लिए इजराइल का नाम भी नहीं ले पाएंगे। मिडिल ईस्ट से हमारी दोस्ती बहुत अच्छी रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह सरकार इजराइल से अपनी मोहब्बत में मिडिल ईस्ट के देशों को हमसे दूर लगातार करती जा रही है। खैर, बात हो रही थी मिडिल ईस्ट की, बात हो रही थी अरब मुल्कों की, बात तुर्की की करनी भी बहुत जरूरी है। कल लगातार यह बात आ रही थी कि कतर के बाद क्या अगला निशाना तुर्की बन सकता है। उसकी वजहें बहुत साफ हैं कि ईरान के बाद जो सबसे मजबूत मुल्क उस इलाके में है वो टर्की है। और टर्की के अमेरिका से भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं। टर्की नाटो का मेंबर भी है। और टर्की से जो इनका विवाद चल रहा है वो सीरिया को लेकर चल रहा है। सीरिया की नई आर्मी को टर्की ट्रेन कर रहा है। टर्की चाहता है सीरिया के ऊपर उसका असर हो, इजराइल चाहता है सीरिया के ऊपर इसका खुद का असर हो। इसलिए कल ये लगातार बात आई कि अगला हमला टर्की पर हो सकता है। अब आप अगर टर्की के अखबारों को देखेंगे तो समझ में आता है कि तुरंत हमले की उम्मीद भले ना हो, लेकिन टर्की तैयारियों में लग गया है। वहां पर एयर पेट्रोल बढ़ा दिया गया है। लगातार खबरें आ रही हैं, एर्दोगान लगातार सख्त होते गए हैं, इजराइल को टेररिस्ट स्टेट कह रहे हैं, यह सारा कुछ हो रहा है। लेकिन यहां पर जानना यह भी चाहिए कि ईरान पर जब हमला हुआ तो पहली चीज क्या हुई थी। पहली चीज यह हुई थी कि वहां के साइंटिस्ट और कुछ सीनियर आर्मी ऑफिसर्स को उनके घर में मिसाइलों से मारा गया था। और यह सब इसलिए हुआ था क्योंकि ईरान में इजराइल के जासूस, मोसाद के जासूस एक्टिव थे। कहा यह जाता है कि टर्की में और ज्यादा जासूस एक्टिव हैं। तो अगर टर्की पर हमला होता है तो पहला खतरा अंदरूनी हो सकता है। एर्दोगान वैसे तो बहुत तेज तर्रार आदमी है, उनको पता बहुत कुछ होगा और इस पता बहुत कुछ होने का वो कितना इस्तेमाल कर पाते हैं अगर जंग होती है, ये देखना होगा। लेकिन इसके साथ ये जोड़ लीजिए कि टर्की हथियारों के मामले में, ड्रोन के मामले में और बाकी चीजों के मामले में बाकी अरब मुल्कों से बहुत आगे है। न्यूक्लियर तो वो स्टेट नहीं है, उसने एटॉमिक बम तो नहीं बनाया है, लेकिन अमेरिका के कुछ न्यूक्लियर हेड्स जो हैं वो उसके यहां ही लगे हुए हैं। और अगर जंग होती है तो यह इजराइल के लिए बेहद खतरनाक हो सकती है। और जिस तरह से पूरे अरब वर्ल्ड को इन्होंने दुश्मन बनाया है, कुछ भी हो सकता है। हमले से जो दोहा पर हमला हुआ है उसका सबसे बड़ा असर यही हुआ है। फिलहाल जो समझ में आता है कि जो अरब मुल्क ये मान के चल रहे थे कि इजराइल हमारे खिलाफ कुछ नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये कुछ करेगा तो अमेरिका उसको रोक लेगा, उनको अब लग रहा है कि अगर हमने एक होकर इजराइल का मुकाबला नहीं किया तो एक एक करके सब मारे जाएंगे। इसके असरात क्या होंगे मिडिल ईस्ट पर और क्या पूरी दुनिया पर होंगे, ये हम आगे देखेंगे। जैसे जैसे जो डेवलपमेंट होगा मैं अपडेट करता रहूंगा। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर भी कुछ बेहद मजेदार चीजें चल रही हैं, उन सारी खबरों को लेकर आ रही हैं शालिनी। देखते रहिए पूरा वीडियो। अब वक्त कुछ बड़ी हेडलाइंस का। गेट पर चढ़कर संजय सिंह ने फारूक अब्दुल्ला से की बात। आपका आरोप महराज मलिक के समर्थन में पहुंचे सांसद को किया गया नजरबंद। भारत पाकिस्तान मैच रद्द करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा मैच इसी रविवार को है, अब किया भी क्या जा सकता है। द मैच शुड गो ऑन। नेपाल में हो रही अराजकता पर सीजीआई बीआर गवई ने कहा हमें अपने संविधान पर गर्व होना चाहिए। गुजरात विधानसभा ने 12 घंटे की शिफ्ट वाले विधेयक को दी मंजूरी। इसके बाद कार्यस्थलों पर काम करने की सीमा 9 घंटे से बढ़कर 12 घंटे हो जाएगी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा नेपाल की अराजकता के लिए कांग्रेस जिम्मेदार। अब वक्त कुछ बड़ी खबरों को परखने का। पीएम के वाराणसी दौरे का कांग्रेस क्यों कर रही विरोध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे से पहले उत्तर प्रदेश में राजनीति
राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने वोट चोरी के आरोपों को लेकर पीएम के दौरे का विरोध करने का ऐलान कर डाला है, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें लखनऊ स्थित उनके घर पर ही उन्हें नजरबंद कर दिया। और इसके अलावा वाराणसी और आसपास के जिलों में भी कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने लखनऊ से वाराणसी जाने वाले टोल प्लाजा पर भी निगरानी बढ़ा दी ताकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका जा सके। अजय राय ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें पुलिस कर्मियों से वो बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के जरिए उन्होंने वोट चोरी के आरोपों को और भी मजबूती से उठाया। उन्होंने लिखा कि पुलिस भेजकर हमें रोकना कार्यकर्ताओं की आवाज को दबाना है। ये लड़ाई को रोक नहीं पाएंगे, ये वोट चोरों को बचा नहीं पाएंगे। कांग्रेस का हर बब्बर शेर कार्यकर्ता गली गली गांव गांव से विरोध शुरू करेगा। यह विवाद बुधवार को तब शुरू हुआ जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी रायबरेली के दौरे पर थे और उन्हें वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा था। इसके जवाब में अजय राय ने पीएम मोदी के वाराणसी दौरे का विरोध करने का ऐलान किया। पुलिस की इस कार्रवाई पर कांग्रेस ने कड़ी नाराजगी जताई। अजय राय ने कहा कि सरकार विरोध की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस इससे डरेगी नहीं और जनता के मुद्दों को उठाती रहेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर डटकर विरोध करेंगे। नेपाल हिंसा को लेकर क्या बोले सम्राट चौधरी? पहले तो बीजेपी पार्टी देश में होने वाली हर दुर्घटना का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ती थी, लेकिन अब तो हद हो गई है। बीजेपी पार्टी के नेताओं ने अब नेपाल में हो रही हिंसा के लिए कांग्रेस नेताओं को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया है। ये सब कांग्रेस की भूल है। अराजकता इसलिए हो रहा है कि कांग्रेस ने इन देशों को अलग रखा। नेपाल यदि आज भारत का अंग होता, वहाँ शांति भी होती, तो नेपाल में खुशहाली भी होती। सोशल मीडिया को लेकर के सम्राट जी सवाल उठ रहे हैं, क्या कोई गाइडलाइन कड़ा बनना चाहिए जो नेपाल में जिस तरह से हुआ है सोशल मीडिया को लेकर? नहीं, देखिए लोगों में असंतोष होता है, लेकिन अराजकता नहीं होना चाहिए। मैंने कहा कि आज यदि वो भारत का अंग होता तो आज नेपाल भी समृद्ध होता। यदि पाकिस्तान भारत का अंग होता तो आज भारत के साथ वो समृद्ध होता। मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ कि ये कांग्रेस की भूल है, जिसके चलते हमको ये झेलना पड़ रहा है। वहीं सम्राट चौधरी ने अपने बयान में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की एक किताब का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि 1940 के दशक में नेपाल के राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से नेपाल को भारत में मिलाने का प्रस्ताव दिया था। राजा त्रिभुवन चीन की साम्यवादी क्रांति और तिब्बत पर चीन के कब्जे से चिंतित थे, लेकिन नेहरू ने इस प्रस्ताव को ये कहते हुए ठुकरा दिया कि नेपाल को एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक राष्ट्र बने रहना चाहिए। सम्राट चौधरी की इस टिप्पणी के बाद विपक्ष अब लगातार इस पर सवाल उठा रहा है। वहीं नेपाल में हालात तब और बिगड़ गए जब प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद राजधानी काठमांडू और अन्य शहरों में बड़े पैमाने पर हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने संसद, प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रपति आवास सहित कई सरकारी इमारतों और स्कूलों में आग लगा दी थी। इस हिंसा के कारण त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तक भी बंद करना पड़ा। वंतारा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले एसआईटी ने कौन से सवाल तैयार किए? रिलायंस के वंतारा चिड़ियाघर पर लगे आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया था। इस टीम का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जे चेलमेश्वर कर रहे हैं, जिसमें वंतारा से 200 सवालों के जवाब मांगे गए हैं, जिनमें वित्तीय लेन देन, जानवरों की खरीद फरोख्त और वन्यजीव संरक्षण से जुड़े नियमों का पालन शामिल है। पिछले कुछ महीने कुछ याचिकाओं में वंतारा पर जानवरों के साथ दुर्व्यवहार, नियमों के उल्लंघन और वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप लगे थे। एसआईटी ने हाल ही में वंतारा का दौरा कर उसकी सुविधाओं और दस्तावेजों का निरीक्षण किया है। इस जांच में मदद के लिए सीबीआई, ईडी और वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो सहित 16 अन्य एजेंसियों को भी शामिल किया गया है। टीम ये भी पता लगा रही है कि कैसे त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और असम जैसे राज्यों से जानवर जामनगर लाए गए। एसआईटी ने साफ किया है कि ये वंतारा के दावों की पूरी तरह से जांच करेंगे। वंतारा के प्रवक्ता ने इस प्रक्रिया में पूरा सहयोग करने का वादा किया है। बहरहाल अब देखा जाएगा कि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद क्या रुख लेता है। बीजेपी विधायक हार्दिक पटेल की क्यों बढ़ी मुश्किलें?
बीजेपी विधायक हार्दिक पटेल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। गुजरात के एक कोर्ट ने उनके और 2 अन्य लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। ये मामला 2018 में पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान हुए दंगों से जुड़ा है। हार्दिक पटेल पर आरोप है कि उन्होंने 2018 में अहमदाबाद के निकोल इलाके में हुए पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान हिंसा भड़काई थी। इस मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है। अदालत ने पाया कि हार्दिक पटेल बार-बार सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहे, जिसके बाद बुधवार को उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया। कोर्ट के आदेश के बाद अहमदाबाद पुलिस ने हार्दिक पटेल और अन्य 2 लोगों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस की टीमें बनाई गई हैं ताकि उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। ये पहली बार नहीं है जब हार्दिक पटेल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। 2020 में उन्हें एक दूसरे मामले में भी जेल जाना पड़ा था। तो ये थी आज की खबरें। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होंगी अगली खबरों के साथ। अगर आपको आज की खबर अच्छी लगी, जानकारी भरी लगी, तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से शेयर कर ले। कल तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट।